देखेंगे प्रतिरोध तापमापी। तो नेक्स्ट पॉइंट उसमें कौन सा बताओ, थर्ड, उसमें लिखिए प्रतिरोध तापमापी यानी रेजिस्टेंस थर्मोमीटर। तो जो प्रतिरोध तापमापी है, रेजिस्टेंस थर्मामीटर है, ये किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो यह ताप के साथ प्रतिरोध वृद्धि, यानी टेम्परेचर इंक्रीज होने पे रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है, तो प्रतिरोध वृद्धि के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, तो इसमें कौन सी धातु का यूज करते हैं? तो इसमें प्लेटिनम धातु का इसमें उपयोग करते हैं। ठीक, दूसरा इसका जो तापक्रम का रेंज है वो -200 डिग्री सेल्सियस से 1200 डिग्री सेल्सियस है। तो जो आपको बताया वो तो एकदम याद रखना है ना, उसको एकदम याद रखिएगा जो बताया हूं। इसके बाद में यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट है ताप वैद्युत मापी। ताप वैद्युत मापी, तो ताप विद्युत मापी का मतलब है थर्मो इलेक्ट्रिक मीटर इसको बोलेंगे। तो जैसे कि दो अलग अलग धातुओं को जोड़ के क्या बनाते हैं, युग्म बनाते हैं, और उसको क्या बोलते हैं, थर्मोकपल। तो इसमें दो अलग अलग धातु को जोड़कर युग्म बनाते हैं, युग्म यानी संधि बनाते हैं, इसे थर्मोकपल कहते हैं। दो संधियों के तापांतर यानी क्या होता है, टेम्परेचर डिफरेंस के कारण विभवांतर यानी ईएमएफ प्राप्त होता है। तो इसमें क्या करेंगे, दो अलग अलग धातुओं को से जोड़ेंगे, ये अलग धातु है यहाँ पे ये, और ये एक दूसरी अलग धातु है। ठीक है, तो इन धातुओं को जोड़ के बनाएंगे संधि, इसको गर्म करेंगे तो यहाँ पे क्या होगी, ईएमएफ उत्पन्न होगी। तो इसके साथ एक रेफरेंस जंक्शन और लेते हैं। ठीक है, एक का तापक्रम रखते हैं 0 और दूसरे को गर्म करते हैं, तो दोनों के तापक्रम में क्या आ जाता है, डिफरेंस। इसके कारण क्या उत्पन्न होती है, यहाँ पे हमको मिल जाता है विभवांतर प्राप्त होता है। तो यहाँ पे जितना विभवांतर होगा वो किसके बराबर होगा, टेम्परेचर डिफरेंस के बराबर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से विभवांतर के द्वारा हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे टेम्परेचर को मापेंगे, टेम्परेचर को मेजर यहाँ पे करेंगे। ठीक है, इसका जो परास होता है, इसकी जो रेंज होती है वो यहाँ पे -200 से 1600 डिग्री सेल्सियस होती है। तो इस परास के तापक्रम को इसके द्वारा यहाँ पे माप सकते हैं। ठीक, इसके बाद में एक होता है संपूर्ण विकिरण पायरोमीटर। पायरोमीटर को हिंदी में बोलते हैं उत्ताप मापी। तो पायरोमीटर को उत्ताप मापी बोलते हैं। ठीक है, तो संपूर्ण विकिरण पायरोमीटर जो होता है, टोटल रेडिएटेड पायरोमीटर है ये। तो इस पायरोमीटर का उपयोग काय के लिए करते हैं, हाई टेम्परेचर, इसमें से भी क्वेश्चन आया है। ठीक है, कि इसके द्वारा हम क्या करते हैं, उच्च तापक्रम को मापते हैं। तो इसके द्वारा
तो ये किस सिद्धांत पे काम करता है? ये प्रकाश के विकिरण के सिद्धांत पे काम करता है। ठीक है, कि जो प्रकाश होता है एक लेंस के द्वारा एक बिंदु पे एक पायरोमीटर में आपतित होता है। ठीक है, और उसके हिसाब से फिर टेम्परेचर को मापा जाता है। तो हम बोल सकते हैं कि यह प्रकाश की जगह बोल देंगे ऊष्मा। यह ऊष्मा के विकिरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। कि विकिरण से क्या होता है? ऊष्मा उत्पन्न वहां पे होती है। ठीक है, तो ऊष्मा के विकिरण के सिद्धांत पर काम करता है। इससे उच्च तापक्रम, तो इसके द्वारा हम हाई टेम्परेचर मेजर करते हैं, जैसे 3000 डिग्री सेल्सियस से 4000 डिग्री सेल्सियस। तो 3000 डिग्री सेल्सियस से 4000 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, तक का तापक्रम मापते हैं। तो इसके द्वारा हम इस रेंज में जो तापक्रम है उसको माप सकते हैं। लेकिन जो क्या होता है, ऊष्मा का जो विकिरण होता है वो हाई टेम्परेचर पे होता है, लो टेम्परेचर पे नहीं होता है। तो इसके कारण इसका जो यूज है वो 800 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर पे नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आया है एग्जाम में, इसको भी याद रखिएगा कि इसके द्वारा 800 डिग्री सेल्सियस से कम तापक्रम नहीं माप सकते हैं। ठीक है, तो जैसे बोलेगा सूरज का जो सन का जो तापक्रम है, सूर्य के तापक्रम को किसके द्वारा मापा जाता है? तो इसी संपूर्ण विकिरण पायरोमीटर के द्वारा उसको मापा जाता है। ठीक है, तो यदि पूछेगा कि सूर्य के, ठीक है, इसको याद रखिए, सूर्य के तापक्रम को मापने के लिए पायरोमीटर का यूज करते हैं। कौन सा पायरोमीटर है? तो यही पायरोमीटर, संपूर्ण विकिरण पायरोमीटर है, इसका यूज करते हैं। ठीक है, या बोलेगा मोल्टेन मेटल होता है। मोल्टेन मेटल यानी गली हुई धातु वगैरह होती है, जैसे फर्नेस वगैरह होते हैं, है ना, उसके अंदर बहुत हाई टेम्परेचर होता है जहाँ पे धातुओं को गलाया जाता है। तो वहां पे यदि बोलेगा मोल्टेन मेटल होता है, गली हुई धातु होती है, तो यदि बोलेगा गली हुई धातु, गली हुई धातु का तापक्रम भी पायरोमीटर से मापते हैं, क्योंकि उसका भी टेम्परेचर क्या होता है? बहुत अधिक होता है। ठीक, तो जो सूर्य है, सूर्य की सतह का, ठीक है, जो तापक्रम होता है वो लगभग कितना होता है? मैंने लिखवाया था शायद कि आपको 6000 डिग्री सेल्सियस नहीं लिखवाया है। तो आपको ये भी याद रखना है, यदि बोलेगा कि सूर्य की सतह का तापक्रम कितना होता है, ये भी आया है क्वेश्चन है, 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। डिग्री सेल्सियस तो लिख दिए, डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक, इसके बाद में एक होता है त्रिक बिंदु। त्रिक बिंदु पता है? त्रिक बिंदु, त्रिक बिंदु को बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट। ठीक है, तो त्रिक बिंदु का या ट्रिपल पॉइंट का मतलब होता है कि ताप और दाब की एक विशेष स्थिति होती है, जिसपे कोई भी पदार्थ जो होता है वो तीनों प्रवस्थाओं में पाया जाता है, यानी तीनों स्टेट में। कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं, कौन सी स्टेट होती हैं? ठोस, द्रव और गैस, है ना, सॉलिड, लिक्विड और जो वेपर होता है। तो तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है, तो उस बिंदु को क्या बोलते हैं? त्रिक बिंदु बोलते हैं। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि दाब
और ताप का वह विशेष मान जिस पर पदार्थ की तीनों प्रवस्थाएं या अवस्थाएं या स्टेट बोलते हैं इंग्लिश में, स्टेट विद्यमान होती हैं यानी मौजूद होती हैं। ठीक है, तो तीनों प्रवस्थाएं कौन सी होती हैं? ठोस, द्रव और गैस। तो यहाँ पे यदि लिखना है तीनों प्रवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं? ठोस, द्रव और गैस विद्यमान होती हैं, उसे त्रिक बिंदु कहते हैं। तो उस ताप और दाब को क्या बोला जाता है? त्रिक बिंदु कहते हैं। तो जैसे कि जो जल होता है, जल के लिए जो त्रिक बिंदु पाया गया है, ठीक है, तो जल का त्रिक बिंदु, तो इसके लिए जो दाब होता है वो होता है 0.76 सेंटीमीटर ऑफ, ठीक है, पारे का स्तंभ। पारे स्तंभ पढ़े थे अपन, है ना? तो पारे का जो स्तंभ है उस समय उसका जो दाब होगा वो कितना होगा? इतना कि जब पारे के स्तंभ की ऊंचाई है वो कितनी रहेगी? 0.76 सेंटीमीटर। ठीक है, और यहाँ पे जो ताप होगा वो ताप होगा 273.16 केल्विन। ठीक है, तो जल का जो त्रिक बिंदु है इतने दाब और इतने ताप पर हमको प्राप्त होता है। तो उसमें तीनों प्रवस्थाएं होती हैं। जल द्रव अवस्था में भी रहेगा, ठोस अवस्था यानी बर्फ के रूप में भी रहेगा, और वह वाष्प अवस्था में भी रहेगा यानी कि वो गैस के रूप में भी रहेगा। ठीक है, इसके बाद में देखेंगे ठोसों का प्रसार, एक्सपेंशन इन ऑफ सॉलिड्स। ठीक है, तो हेडिंग डालिएगा, इसमें नया थोड़ा सा चेंज होगा, है टेम्परेचर का ही, बस यहाँ पे ठोसों का प्रसार देखेंगे। ठोसों का प्रसार, एक्सपांशन इन सॉलिड्स। तो जैसे कि हम जानते हैं किसी भी वस्तु को जब हम गर्म करते हैं तो उस वस्तु में क्या होता है? फैलाव होता है, प्रसार होता है, चाहे वो ठोस हो, चाहे वो द्रव हो, चाहे वो गैस हो। ठीक है, तो तीनों अवस्थाओं में यदि कोई वस्तु है, ठोस, द्रव या गैस, तो यदि उसको गर्म करते हैं तो उसमें क्या होता है? प्रसार होता है। ठीक है, तो ठोसों में जो प्रसार होता है वो कम होता है, द्रव और गैस में प्रसार क्या होता है? ज्यादा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या परिवर्तन होता है? तो आयतन में परिवर्तन होता है, क्षेत्रफल में परिवर्तन होता है, और लंबाई में परिवर्तन होता है। जैसे कि कोई छड़ है, उस छड़ को गर्म करोगे तो उसकी लंबाई बढ़ जाएगी, उसका क्षेत्रफल बढ़ सकता है, ठीक है, उसका आयतन बढ़ सकता है। तो यदि हम देखें, यदि कोई ठोस है तो उसमें ज्यादातर किसमें परिवर्तन होता है? उसकी लंबाई में परिवर्तन हो जाएगा, उसके क्षेत्रफल में परिवर्तन हो जाएगा। लेकिन गैसों में जो परिवर्तन होता है वो सबसे ज्यादा किसमें होता है? आयतन में। ठीक है, तो गैसों में आयतन प्रसार गुणांक लिया जाता है, और ठोस में जो होता है वो आयतन के साथ में क्या लेंगे? वहां पे क्षेत्रफल और लंबाई दोनों में ही प्रसार वहां पे होता है। ठीक है, तो पहले उसमें नोट करिएगा, ठोस वस्तुओं को गर्म करने पर, ठोस वस्तुओं को गर्म करने पर उसकी लंबाई, क्षेत्रफल और आयतन, उसकी लंबाई, क्षेत्रफल और आयतन में वृद्धि होती है, एक्सपेंशन होता है। इसलिए ठोसों में, सॉलिड्स में, ठोसों में तीन प्रकार के ऊष्मीय प्रसार होते हैं। तीन प्रकार के
ऊष्मीय प्रसार होते हैं। 3 प्रकार के थर्मल एक्सपांशन होते हैं। 3 प्रकार के ऊष्मीय प्रसार थर्मल एक्सपांशन होते हैं। जबकि द्रव और गैस लिक्विड एंड गैस, जबकि द्रव और गैस लिक्विड एंड गैस में ओनली केवल आयतन प्रसार वॉल्यूम एक्सपांशन, आयतन प्रसार वॉल्यूम एक्सपांशन होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा द्रव में और गैस में क्या होगा, वॉल्यूम एक्सपेंशन होगा, और ठोस में क्या होगा, सॉलिड्स में क्या होगा, 3 प्रकार के प्रसार यहाँ पे होंगे। तो पहला होता है रेखीय प्रसार गुणांक। रेखीय प्रसार गुणांक, लीनियर एक्सपांशन कोएफिशिएंट। तो लीनियर एक्सपांशन कोएफिशिएंट रेखीय प्रसार गुणांक का क्या मतलब यहाँ पे होता है। ठीक है, तो यदि हम किसी कई तापक्रम में वृद्धि कर रहे हैं, ठीक है, 1 डिग्री सेल्सियस वृद्धि कर रहे हैं, तो उसकी लंबाई में कितना परिवर्तन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे वस्तु के ताप में 1 डिग्री सेल्सियस वृद्धि करने पर उसकी एकांक लंबाई यानी यूनिट लेंथ, एकांक लंबाई में वृद्धि, एकांक लंबाई में वृद्धि को रेखीय प्रसार गुणांक कहते हैं। तो इसको यहाँ पे रेखीय प्रसार गुणांक कहते हैं। ठीक, तो रेखीय प्रसार गुणांक जो होता है इसको अल्फा से दर्शाते हैं, याद रखिएगा, इसको अल्फा से दर्शाया यहाँ पे जाता है। तो जो रेखीय प्रसार गुणांक है, इस रेखीय प्रसार गुणांक को हम क्या बोल सकते हैं, अल्फा। तो ये क्या होगा, लंबाई में वृद्धि होगी। तो लंबाई में वृद्धि होगी, कहां से होगी, तो उसकी वास्तविक लंबाई, तो उसकी क्या होगी, वास्तविक लंबाई। ठीक है, और कब होगी, जब हम क्या करेंगे, ताप वृद्धि करेंगे। ठीक, तो जैसे कि कोई ऐसा छड़ है यहाँ पे, और इसको हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे गर्म कर रहे हैं, तो इसकी लंबाई ऐसा बढ़ गई, तो ये इसकी वास्तविक लंबाई हो गई, और ये लंबाई में क्या हो गई, वृद्धि हो गई। कब हुआ, टेम्परेचर देने पे। तो लंबाई में वृद्धि को हम किस दर्शाएंगे, डेल्टा एल। ठीक है, और वास्तविक लंबाई को मान लीजिए एल, और तापक्रम में परिवर्तन को क्या बोलेंगे, कैपिटल टी, सॉरी डेल टी। ठीक है, तो डेल्टा क्या दर्शाता है, परिवर्तन को, वेरिएशन को दर्शाता है। तो यहाँ पे लंबाई में वृद्धि बटा वास्तविक लंबाई और गुणित क्या हो जाएगा, तापक्रम। तो ये क्या कहलाएगा, इसका रेखीय प्रसार गुणांक कहलाएगा। ठीक, तो ये जो प्रसार गुणांक होगा इसकी इकाई क्या होगी। ठीक है, तो इसका जो मात्रक होता है, इसकी जो यूनिट होती है, ठीक है, लंबाई मीटर मीटर कट जाएगा, तो क्या बचेगा, पर डिग्री सेल्सियस। तो इसका होगा प्रति, ठीक है, डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस। तो इसको हम यहाँ पे लिखेंगे पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 0 हटा देते हैं, पर डिग्री सेल्सियस, इसको लिखेंगे पर डिग्री सेल्सियस। तो पर डिग्री सेल्सियस, प्रति डिग्री सेल्सियस, इसका क्या होगा, यहाँ पे मात्रक होगा। आई बस में, तो इसका मात्रक याद रखिए। तो ये होता है रेखीय प्रसार गुणांक। तो रेखीय प्रसार गुणांक में क्या होता है, उसकी लंबाई में वृद्धि होती है। ये केवल किसमें होगा, सॉलिड्स में होगा, ठोस में होगा। ठीक है, दूसरा होता है क्षेत्रफल प्रसार गुणांक, उसको बोलेंगे, या क्षेत्रीय प्रसार गुणांक बोलेंगे, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक। तो क्षेत्र या क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है, एरिया होता है, तो उसको यहाँ पे बोलते हैं कोएफिशिएंट
ऑफ सुपरफिशियल कोएफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपांशन। तो क्षेत्रीय प्रसार गुणांक को बोलेंगे कोएफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपांशन। तो क्षेत्रीय प्रसार गुणांक का मतलब क्या हो जाएगा, इसको किस तरह दर्शाते हैं, बीटा से। इसको किससे शो करेंगे, यहाँ पे आपको याद रखना है, इसको बीटा से दर्शाते हैं, ठीक। तो क्षेत्रीय प्रसार गुणांक का मतलब है कि ताप के साथ उसके क्षेत्रफल में वृद्धि, ठीक है। तो प्रति डिग्री सेल्सियस ताप वृद्धि, प्रति डिग्री सेल्सियस ताप वृद्धि के साथ क्षेत्रफल में वृद्धि, क्षेत्रफल यानी एरिया में वृद्धि, ठीक। तो इसको क्या बोलेंगे हम, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक बोलेंगे, शॉर्ट में आप ऐसे उसको समझ सकते हो। तो यहां पे हम क्या बोलेंगे कि क्षेत्रफल में वृद्धि बटा वास्तविक क्षेत्रफल कब होगा ये वृद्धि, जब हम ताप वृद्धि करेंगे, ठीक। तो यदि हम देखें कि कोई इस प्रकार से कोई वस्तु है और इसके ताप को क्या कर रहे हैं, हम बढ़ा रहे हैं, तो इसका जो क्षेत्रफल है वो क्षेत्रफल क्या हो रहा है, ऐसा बढ़ जा रहा है, ठीक। तो क्षेत्रफल को हम किस तरह दर्शाते हैं, एरिया को ए से दर्शाते हैं, तो इसे लिखेंगे डेल्टा ए, क्षेत्रफल में वृद्धि वास्तविक क्षेत्रफल ए और गुणित क्या हो जाएगा, तापक्रम में परिवर्तन। तो क्षेत्रफल कट जाएंगे, मीटर स्क्वायर, तो सेम यहाँ पे भी क्या आएगा, तो कोई भी प्रसार गुणांक हो, चाहे वो रेखीय हो, चाहे वो क्षेत्रीय हो, चाहे वो आयतन हो, सभी का मात्रक क्या रहेगा, प्रति डिग्री सेल्सियस रहेगा, ठीक। बस सूत्र बस थोड़ा सा यहाँ पे चेंज हो जाएगा। दूसरा यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो क्षेत्रीय प्रसार गुणांक होता है, ठीक है, तो जो ये क्षेत्रीय प्रसार गुणांक होता है बीटा, ये रेखीय प्रसार गुणांक का क्या होता है, दुगुना, ठीक है। ये क्वेश्चन याद रखना है, ये एग्जाम में आता है। इसके बाद में ये देखिए होता है आयतन प्रसार गुणांक, आयतन प्रसार गुणांक। तो आयतन प्रसार गुणांक क्या बोलेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन, इसको बोलेंगे वॉल्यूम एक्सपांशन। तो कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन, तो क्या बोलोगे, सेम प्रति डिग्री सेल्सियस ताप वृद्धि के साथ क्या बढ़ जाएगा, आयतन वृद्धि हो जाएगी, वृद्धि के साथ आयतन वृद्धि। तो यदि किसी वस्तु के तापक्रम को एक डिग्री सेल्सियस बढ़ाओगे तो उसके आयतन में कितनी वृद्धि होगी, ठीक। तो इसको यहाँ पे गामा से शो करेंगे, अल्फा हो गया, बीटा हो गया और ये क्या हो गया, गामा हो गया, ठीक। तो यहाँ पे इसको गामा से शो करोगे तो क्या बोलोगे कि आयतन में वृद्धि, तो आयतन में कब वृद्धि होगी, पहले हमको चाहिए उसका वास्तविक आयतन, तो वास्तविक आयतन, ठीक, और गुणित हो जाएगा ताप वृद्धि। तो आयतन को किस तरह दर्शाते हैं, वी वॉल्यूम, तो वॉल्यूम में परिवर्तन बटा प्रारंभिक वॉल्यूम गुणित ताप में वृद्धि, ठीक। तो यहाँ पे भी वॉल्यूम कट जाएगा, मतलब मीटर क्यूब कट जाएगा दोनों की इकाई, तो क्या बचेगा, पर डिग्री सेल्सियस यहाँ पे भी आएगा, ठीक है। दूसरा आपको याद रखना है कि जो ये प्रसार गुणांक है, आयतन प्रसार गुणांक, ये रेखीय प्रसार गुणांक का कितना गुना होता है, 3 गुना होता है, ठीक है। तो ये जो संबंध है ना इनमें, ये संबंध आपको याद रखना है कि रेखीय प्रसार गुणांक, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक और आयतन प्रसार गुणांक, इनमें क्या संबंध होता है, तो 1:2
2:3 का रिलेशन इसमें होता है। ये आपको एकदम याद रखना है, ठीक है, कि रेखीय, क्षेत्रीय और आयतन प्रसार गुणांक में 1:2:3 का अनुपात यहां पर रहेगा। ठीक, अब यहां पे देखेंगे कि जो प्रसार गुणांक है इसकी क्या एप्लीकेशन होती है, इसके क्या अनुप्रयोग होते हैं। ठीक है, तो जैसे देखे होगे आप लोग कि जो रेल की पटरियां होती है ना, रेल की पटरी तो सब देखे ही हो, कि जो रेल की पटरियां होती हैं तो दो पटरियों को जब जोड़ा जाता है ना, इनको यहाँ पे क्लैंप लगाते हैं, नट बोल्ट से इसको ऐसा टाइट करते हैं ऐसा, तो इनके बीच में गैप छोड़ा जाता है इसमें। ठीक है, तो गैप क्यों छोड़ते हैं, क्यों, गर्मी के मौसम में क्या होगा, लोहा है, आयरन है, हीट के कारण, तापक्रम के कारण क्या होगा, एक्सपेंशन होगा, तो फैलेगा। यदि इसको हम क्या कर देंगे, ऐसा जोड़ देंगे, गैप नहीं छोड़ेंगे, तो जब हीट के कारण इसमें प्रसार होगा तो ये पटरी ऐसे उठ जाएगी, बैंड हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह से जो पुल वगैरह बनाते हैं उनमें जो गार्डर होते हैं, ठीक है, उन गार्डर भी हैं, दो गार्डर के मध्य भी क्या छोड़ा जाता है, गैप छोड़ा जाता है। ठीक है, जैसे देखिए होगे जो गांव वगैरह में बैलगाड़ी जो होती है, बैलगाड़ी के जो चक्के होते हैं, है ना, वो चक्के किसके बने हुए होते हैं, लकड़ी के बने होते हैं, और उसके ऊपर में क्या चढ़ाया जाता है, तो उसके ऊपर में लोहे की एक व्हील को, एक पट्टी को उसके ऊपर चढ़ाया जाता है। तो कैसे चढ़ाते हैं, तो पहले इसको क्या करते हैं, गर्म करते हैं, गर्म होने से क्या होती है, वो फैल जाती है, जब वो फैल जाती है तो उसके ऊपर चढ़ा देते हैं। ठीक है, जब वो ठंडी हो जाती है तो सिकुड़ जाती है, तो वो जकड़ जाएगी, उसमें वो दोबारा नहीं निकलेगी। ठीक है, तो ये सब यहाँ पे इस आयतन प्रसार गुणांक के उदाहरण है। इसके अलावा देखेंगे जैसे घड़ियां होती हैं, पेंडुलम वाली घड़ी देखे होगे, तो जो पेंडुलम वाली घड़ी होती है, ठीक है, ये घड़ी गर्मी में क्या होती है, सुस्त हो जाती है, गर्मी में क्या होगी, ये सुस्त हो जाएगी, और ठंड में क्या होगी, इसकी स्पीड बढ़ जाएगी, ये तेज हो जाएगी। ठीक है, तो गर्मी में क्या होता है, इसकी लंबाई बढ़ जाएगी, प्रसार होगा, तो मेटल है, धातु है, प्रसार होगा तो लंबाई बढ़ जाएगी, और इसका हम आवर्तकाल क्या पढ़े थे, 2π√L/g होता है। तो यदि इसकी लंबाई बढ़ेगी तो आवर्तकाल बढ़ जाएगा, ज्यादा समय लगाएगी, तो ज्यादा समय लगाएगी तो सुस्त हो जाएगी, और यदि लंबाई घट जाएगी तो कम समय लगाएगी, तो स्पीड क्या होगी उसकी, बढ़ जाएगी। ठीक, तो इस समस्या को दूर करने के लिए यहाँ पे एक धातु होती है, एक मिश्र धातु होती है, ठीक है, एलॉयज होता है, उसको बोलते हैं इनवार। तो इनवार एक मिश्र धातु है, इसका यूज करते हैं। तो याद रखिएगा जो ये इनवार है इसमें जो एक्सपेंशन कोफिशिएंट होता है, यानी कि प्रसार गुणांक होता है, वो नगण्य होता है। ठीक है, तो तापक्रम के कारण इस धातु में प्रसार कैसा होता है, नगण्य। तो जहां पर भी ऐसा जगह है जहां पे हमको एक्सपेंशन नहीं होना चाहिए, प्रसार नहीं होना चाहिए तापक्रम के कारण, तो वहां पे किसका यूज करते हैं, इनवार मेटल का, इनवार मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है। आई बात समझ में, तो उसमें हेडिंग डाल लीजिए, उसमें नोट कर लीजिए, है ना, ये सब याद रखना है आपको, नहीं तो उसमें डायरेक्ट लिख लीजिए अनुप्रयोग। ठीक है, इसको लिखिए तापीय प्रसार या ऊष्मीय प्रसार के अनुप्रयोग, ऊष्मीय या तापीय प्रसार के अनुप्रयोग, अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशन ऑफ, ठीक है, टेम्परेचर या हीट एक्सपेंशन। उसमें लिखिए रेल की दो पटरियों, रेल की दो पटरियों के सिरों, सिरों यानी एंड्स, रेल की दो पटरियों के सिरों के मध्य जगह छोड़ते हैं, जगह छोड़ते हैं। इससे गर्मी में पटरी की लंबाई वृद्धि, इससे गर्मी में पटरी की लंबाई में वृद्धि होने पर वह मुड़ती नहीं है, वह बैंड नहीं होती है, वह मुड़ती नहीं।
ठीक है। और यही व्यवस्था किसमें करते हैं, गार्डर में। तो उसी के नीचे लिख लीजिए ब्रिज, ब्रिज यानी पुल के गार्डर के मध्य गैप रखते हैं, स्थान छोड़ते हैं। पुल के गार्डर के मध्य स्थान छोड़ते हैं, गैप रखते हैं। दोनों का प्रोसेस सेम है, ठीक है। बैलगाड़ी वाला तो पता है, उसको लिखवाने की जरूरत नहीं है ना, तो समझ जाते हो। उसके बाद में ये लिखिए नेक्स्ट, उसमें लिखिए पेंडुलम घड़ी, पेंडुलम घड़ी ऊष्मीय प्रसार के कारण गर्मी में सुस्त और ठंड में तेज हो जाती है। गर्मी में सुस्त और ठंड में तेज हो जाती है। तो ऐसे ही पूछ सकता है कि पेंडुलम वाली घड़ी है ना किस मौसम में सुस्त चलेगी। ऑप्शन दे देगा, गर्मी में, ठंड में, बारिश में, है ना, बसंत में, ऐसा दे देगा। तो कौन से मौसम में सुस्त चलेगी वो, गर्मी में सुस्त चलेगी। किस मौसम में वो तेज चलेगी, ठंड के मौसम में तेज चलेगी, ठीक है। उसके बाद में उसी के नीचे लिखिए इस दोष को, वही घड़ी वाले में, इस दोष को दूर करने के लिए, इस दोष को दूर करने के लिए इनवार, इनवार धातु का, मेटल का यूज करते हैं। इनवार धातु का, मेटल का यूज करते हैं। अलग से नोट ले लीजिए, इनवार धातु का ऊष्मीय, इनवार धातु का ऊष्मीय प्रसार, क्या हो गया, ऊष्मीय प्रसार गुणांक नगण्य होता है। नगण्य यानी नेग्लिजिबल होता है। तो इनवार धातु का ऊष्म प्रसार गुणांक नगण्य होता है, इसको याद रखिएगा, है ना। ऑप्शन दे देगा इसमें से किस धातु का ऊष्म प्रसार गुणांक नगण्य होता है, तो वो होती है इनवार धातु, ठीक है। अब यहाँ पे अलग अलग धातुओं का जो प्रसार गुणांक होगा वो कैसा होता है, अलग अलग होता है। तो उसको आगे देखते हैं। पहले देखेंगे द्रवों का प्रसार। तो उसमें डालिए द्रवों का प्रसार। तो द्रवों का प्रसार यानी कि एक्सपेंशन इन लिक्विड्स। ठीक है। तो जैसे क्या करते हैं कि हम किसी द्रव को एक बर्तन में ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि इस प्रकार से कोई बर्तन है ये, और इस बर्तन के अंदर में हमने क्या कर दिए, एक नली को इसके अंदर डाल दिया। एक ऐसे ये नली है, इस नली को इस बर्तन के अंदर डाल दिया, ठीक है। और इसमें हमने क्या कर दिया है, किसी तरल को, जैसे जल है, पानी है, कुछ भी है, किसी तरल को, द्रव को हमने इसके अंदर भर दिया है। तो हम देखते हैं कि इसमें द्रव का जो स्तर है वो स्तर ये है, यहाँ से द्रव सामान्य स्थिति में भरा हुआ है, ठीक है। तो इसको मान लीजिए कि ये बिंदु ए तक जो है द्रव वो यहाँ पे भरा हुआ है। अब इसके बाद में इसको क्या करेंगे, हम यहाँ पे गर्म करेंगे, ठीक है। तो ये जो बर्तन है ये किसका है, धातु का है। जैसे आपके घर गंजी वगैरह है ना, धातु का पात्र है, ये बर्तन है ये। तो जब इसको हम गर्म करेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ऊष्मा, हीट किसको मिलेगी, बर्तन को मिलेगी। तो बर्तन में क्या होगा, प्रसार होगा, उसमें एक्सपांशन होगा। तो जब बर्तन में प्रसार होगा, उसमें एक्सपांशन होगा, तो जो द्रव का स्तर है वो क्या होगा, नीचे गिर जाएगा। बात समझ में आई? तो हम देखेंगे कि इसमें जो द्रव का स्तर है वो द्रव का स्तर क्या होगा, इसमें यहाँ पे
नीचे गिर जाएगा, तो द्रव यहां तक आ जाएगा। ठीक है, तो द्रव जो है वो यहां तक आ गया। पहले कहां तक था, वो ए तक था। तो पहले जो द्रव का स्तर था, तो पहले द्रव का स्तर यहां तक था एक, अब वो कहां तक आ जाएगा, यहाँ पे बी तक, क्योंकि बर्तन में क्या हुआ है, प्रसार हुआ, एक्सपांशन हुआ है। ठीक है, तो बर्तन फैलेगा तो द्रव नीचे गिर जाएगा। ठीक, अब इसके बाद में क्या होता है, यहाँ पे हम बोलेंगे कि बर्तन के प्रसार के कारण जो द्रव है वो अपने प्रारंभिक स्तर से बी तक आ गया, नीचे आ गया। अब लगातार हम उसको गर्म करेंगे तो अब द्रव में और प्रसार होना स्टार्ट होगा। तो जब द्रव में प्रसार होगा, द्रव को ऊष्मा मिलेगी, अब द्रव में प्रसार होगा तो उसका जो स्तर है वो यहां तक बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये द्रव का क्या होगा, स्तर यहाँ पे बढ़ जाएगा। लेकिन आपको क्या आभास होगा, आपको आभास होगा कि द्रव का स्तर ये था प्रारंभिक और यहां से यहां तक बढ़ा है, तो आपको ये आभास होगा, तो ये क्या कहलाएगा, इसका आभासी स्तर कहलाएगा। ठीक है, तो आभासी स्तर क्या रहेगा, ए से लेके सी तक। ठीक है, और बर्तन के प्रसार के कारण कहां तक हुआ है, ए से लेके बी तक घटा, लेकिन वास्तव में द्रव तो बी से लेके सी तक बढ़ा है। तो वास्तविक प्रसार किसको बोलोगे, बी से लेके सी तक। ठीक है, तो वास्तविक प्रसार क्या होगा, बर्तन का प्रसार प्लस आभासी प्रसार, दोनों का योगफल होगा। आई बात समझ में। तो यहां पे आपको याद रखना है कि द्रव में केवल आयतन प्रसार होता है, ठीक है। उसके बाद में द्रव के बर्तन के प्रसार के कारण, द्रव के बर्तन के प्रसार के कारण गर्म करने पर द्रव का स्तर पहले नीचे गिरता है, यानी कि द्रव का जो लेवल है पहले वो डाउन होता है, नीचे गिरता है। ठीक है, उसके बाद में लिखेंगे फिर जब द्रव को ऊष्मा मिलती है तो उसमें प्रसार के कारण द्रव का स्तर बढ़ता है। तो पहले गिरता है और फिर बाद में क्या होता है, बढ़ता है। ठीक, तो यहां पे बोलेंगे कि बिंदु ए तक, बिंदु ए तक भरे द्रव को गर्म करने पर, ठीक है, द्रव का स्तर बी तक गिरता है और फिर सी तक बढ़ता है। ठीक है, तो इसमें जो बर्तन का प्रसार है वो बर्तन का प्रसार है ए से बी तक। ठीक है, दूसरा यहां पे जो आभासी प्रसार है, आभासी प्रसार है वो है ए से सी, और जो वास्तविक प्रसार है, वास्तविक प्रसार, तो वो होता है बर्तन का प्रसार
प्लस आभासी प्रसार। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको एग्जाम में इसी तरह से पूछ सकता है कि यदि किसी बर्तन में, है ना, धातु के बर्तन में द्रव को रख के गर्म करेंगे तो उसमें पहले द्रव का स्तर क्या होगा, तो घटेगा फिर बढ़ेगा, ऐसे लिखिएगा, बढ़ेगा फिर घटेगा, अपरिवर्तित रहेगा, सिर्फ बढ़ेगा सिर्फ घटेगा, ऐसा ऑप्शन दे देगा। ठीक है, तो याद रखना है पहले घटेगा और फिर बढ़ेगा। ठीक है, और वास्तविक प्रसार जो होगा वो किसके बराबर होगा, बर्तन का प्रसार प्लस आभासी प्रसार। आभासी प्रसार का मतलब होता है कि जो आपको आभास हो रहा है, आप तो यहाँ पे देखे थे स्तर और आपको अब यहाँ पे मिल रहा है, तो आपको ये आभास होगा इतना ही बढ़ा है, लेकिन वो तो पहले नीचे गिर गया था, यहाँ से उसने यहाँ तक बढ़ा हुआ है। ठीक है, तो इसलिए वास्तविक प्रसार जो होगा वो बर्तन का प्रसार और आभासी प्रसार दोनों के योगफल के बराबर रहेगा। ठीक है, उसके बाद में जो जल है, जल में के प्रसार में क्या है, विलक्षणता है ना। जो जल होता है, जल भी क्या है, द्रव है, और उसके प्रसार में क्या होता है, विलक्षणता होती है। तो उसमें लिखिएगा जल के प्रसार में विलक्षणता। ठीक है, तो जैसे पहले भी मैंने आपको बताया है शायद कि जो जल है इसका क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे, तापक्रम बढ़ा रहे हैं। तो तापक्रम हम डिग्री सेल्सियस में यहाँ पे बढ़ा रहे हैं। ठीक, तो ये तापक्रम है यहाँ पे, और ये दर्शा रहा है उसके आयतन, कि ये जल का आयतन है। तो हम देखेंगे कि 0 डिग्री सेल्सियस पे जल का आयतन क्या रहता है, ज्यादा रहता है। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे जल का आयतन क्या रहेगा, ज्यादा होगा। और ये है मान लीजिए 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक, तो जब हम इसके तापक्रम को बढ़ाते हैं तो इसका जो आयतन है वो क्या होता है, यहाँ पे ऐसा घटता है। तो कितने तक घटता है, ये 4 डिग्री सेल्सियस तक घटता है। ठीक, उसके बाद में इससे ज्यादा तापक्रम बढ़ाने पर इसका आयतन क्या होने लगता है, यहाँ पे बढ़ने लगता है। ठीक है, तो 4 डिग्री सेल्सियस का जो तापक्रम है, इस तापक्रम पे जल का जो आयतन होता है वो क्या होता है, न्यूनतम। ठीक है, सामान्यतः क्या होता है, किसी भी द्रव को जब हम गर्म करते हैं तो उसका आयतन सिर्फ बढ़ता है, उसके आयतन में क्या होगा, प्रसार होगा। लेकिन ये विलक्षणता केवल जल में है कि 0 डिग्री सेल्सियस पे यदि जल है और उसके तापक्रम को हम बढ़ा रहे हैं तो उसका आयतन शुरू में क्या हो रहा है, घट रहा है। और 4 डिग्री सेल्सियस पे उसका आयतन क्या होता है, न्यूनतम। और जब आयतन न्यूनतम होता है तो घनत्व क्या होता है, अधिकतम होता है। और 4 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा तापक्रम बढ़ाओगे, आप 8 करोगे, 10 करोगे, तो उसका आयतन फिर क्या होने लगेगा, बढ़ने लगेगा, तो उसे प्रसार होने लगेगा। तो प्रसार होगा तो आयतन बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा उसका। ठीक, तो इसमें भी ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है कि जल का जो आयतन है किस तापक्रम पर न्यूनतम होता है। तो जल का आयतन किस तापक्रम पे न्यूनतम होता है, 4 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पे। और घनत्व पूछेगा, घनत्व किस तापक्रम पे अधिक होता है, तो 4 पे। जहां पे आयतन न्यूनतम होता है वहां पे घनत्व क्या होता है, अधिकतम होता है। ठीक, समझ में आया। तो ये आपको याद रखना है। दूसरा ये पूछ सकता है कि मान लीजिए कोई जल है और उसको हम, वो जल है यहाँ पे 10 डिग्री सेल्सियस पे है और उसको हम उसके तापक्रम को घटा रहे हैं, तो उसका आयतन क्या होगा। तो 4 डिग्री सेल्सियस पे है तो उसका आयतन, सॉरी 10 डिग्री सेल्सियस पे है, उसके तापक्रम को आप क्या कर रहे हो, घटा रहे हो। तो तापक्रम को घटाओगे तो उसका आयतन क्या होगा, पहले घटेगा फिर क्या होगा, पहले घटेगा फिर बढ़ेगा, पहले बढ़ेगा फिर घटेगा, ऐसा ऑप्शन बना के देगा। तो पहले घटेगा और फिर क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, तो जैसे हम देखते हैं कि जो तालाब वगैरह होते हैं, है ना, तालाब में जहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, तालाब की सतह के ऊपर का जो लेयर है जल की, वो क्या होती है, जम जाती है ना, बर्फ की एक मोटी लेयर परत जम जाती है। लेकिन उसके अंदर में जो जल है उसका जो तापक्रम है, घनत्व बढ़ने के कारण वो कितना रहता है, 4 डिग्री सेल्सियस रहता है। ठीक है, तो इसके कारण उसके अंदर जो समुद्री जीव होते हैं या तालाब में जो जीव हैं वो वहां पे जीवित रह पाते हैं, वो मरते वहां पे नहीं है। ठीक है, तो
यदि ऐसे ही पूछेगा कि तालाब के ऊपर का तापक्रम -15 डिग्री सेल्सियस है, तो उसके अंदर जल का तापक्रम कितना होगा, तो 4 डिग्री सेल्सियस। तो जहां भी जल वल की बात कर रहा है, तापक्रम पूछ रहा है, तो 4 डिग्री सेल्सियस ही वो पूछना चाह रहा है, वो आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक तापक्रम, 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक तापक्रम वृद्धि करने पर जल का आयतन घटता है और 4 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापक्रम पर आयतन बढ़ता है। ठीक, एक तो याद रखना है ये। दूसरा याद रखना है कि 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का आयतन न्यूनतम तथा घनत्व यानी डेंसिटी अधिकतम यानी मैक्सिमम होती है। तालाब की ऊपरी सतह पर बर्फ जमी होने पर उसके अंदर जल का तापक्रम 4 डिग्री सेल्सियस रहता है। इसलिए जलीय जीव जीवित रहते हैं। तो इसके कारण जो जलीय जीव हैं वो यहाँ पर जीवित रह पाते हैं। ठीक, तो अन्य द्रवों के साथ ऐसा नहीं होता है ना। तो आपको याद रखना है कि सभी द्रवों को गर्म करने पर आयतन बढ़ता है। ठीक है, और आयतन जब भी बढ़ेगा तो घनत्व क्या होगा, घटेगा। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे देखेंगे स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड, ठोस एवं द्रव की विशिष्ट ऊष्मा। ओके, नोट कर लिए। हो गया ऊपर का। तो यहाँ पे देखेंगे ठोस एवं द्रव की विशिष्ट ऊष्मा, यानी कि स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। तो जैसे किसी भी वस्तु को, किसी भी पदार्थ को हमको गर्म करना है, तो उसको गर्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको ऊष्मा की मात्रा देनी पड़ेगी। तो उसको कितनी ऊष्मा की मात्रा देनी है, ठीक है,
तो वो किस पर निर्भर करेगा, तो वो उस वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करेगा कि उस वस्तु का द्रव्यमान कितना है। तो यदि उस वस्तु का द्रव्यमान ज्यादा होगा तो आपको ज्यादा ऊष्मा देनी पड़ेगी उसको, ठीक। दूसरा निर्भर करेगा कि आपको उसका तापक्रम कितना बढ़ाना है, उसके तापक्रम को कितना बढ़ाना है। तो जितना ज्यादा तापक्रम वृद्धि करनी है उतना ज्यादा ऊष्मा की मात्रा देनी पड़ेगी, अमाउंट ऑफ हीट है, ऊष्मा की मात्रा है, ज्यादा देनी पड़ेगी, ठीक। तो यहाँ पे किसी भी पदार्थ को जब हम गर्म करते हैं, उसके तापक्रम में वृद्धि करते हैं, तो उसे कितनी ऊष्मा की मात्रा देनी है वो किस पर निर्भर करता है, उस पदार्थ के द्रव्यमान पे। कितना तापक्रम वृद्धि करना है उस पर निर्भर करता है, और उस पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि किसी पदार्थ के तापक्रम को बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा, तो ऊष्मा की मात्रा को यहाँ पे Q से दर्शा रहे हैं। तो Q क्या है, ऊष्मा की मात्रा, इसके बाद कॉमा लगा दिए, पदार्थ के द्रव्यमान, तो द्रव्यमान को हम यहाँ पे m से दर्शा रहे हैं, द्रव्यमान। दूसरा तापक्रम वृद्धि, कितना तापक्रम आपको बढ़ाना है, इसको हम यहाँ पे डेल्टा टी से शो कर रहे हैं, ठीक, तापक्रम वृद्धि। और पदार्थ की प्रकृति, नेचर ऑफ मटेरियल पर निर्भर करती है, ठीक। तो इन पर ये निर्भर करती है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि किसी भी पदार्थ को जब हमको गर्म करना है, उसके तापक्रम को वृद्धि करनी है, तो उसे कितनी ऊष्मा देनी है। तो ऊष्मा की जो मात्रा होती है, ऊष्मा की जो आवश्यक ऊष्मा की जो मात्रा है Q, ये किसके अनुक्रमानुपाती होती है, तो अनुक्रमानुपाती होती है द्रव्यमान और तापक्रम वृद्धि के अनुक्रमानुपाती होती है। और इस अनुक्रमानुपाती के चिन्ह को जब हम ओपन करेंगे तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा कि नियतांक, उसको S से दर्शाएंगे, ठीक है। और इसको क्या बोलेंगे कि ये उस पदार्थ का क्या है, यहाँ पे विशिष्ट ऊष्मा है, ठीक है। तो जो S है एक नियतांक है और उसको क्या बोलते हैं, पदार्थ की क्या है वो विशिष्ट ऊष्मा है। आई बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे S जो है एक नियतांक है, कांस्टेंट है, इसे पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। तो इसको पदार्थ की क्या बोलेंगे, यहाँ पे विशिष्ट ऊष्मा बोलेंगे। तो विशिष्ट ऊष्मा जो है ये क्या हो जाएगा, ऊष्मा की मात्रा बटा पदार्थ का द्रव्यमान गुणित तापक्रम वृद्धि हो जाएगी, ठीक। तो जो विशिष्ट ऊष्मा है, इस विशिष्ट ऊष्मा की जो इकाई होगी, ये क्या हो जाएगा, ऊष्मा की मात्रा मतलब ऊष्मा ही हो जाएगा। ऊष्मा को हम की इकाई क्या होती है, एनर्जी, ऊष्मा, ऊष्मीय ऊर्जा है, जूल उसको बोलोगे एसआई में। द्रव्यमान का क्या होगा, किलोग्राम, ठीक है। और तापक्रम को हम क्या बोल सकते हैं, केल्विन, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो मात्रक होता है यहाँ पे, तो इसके मात्रक को हम क्या बोल सकते हैं, तो इसका जो एसआई मात्रक होता है उसको बोल सकते हैं जूल प्रति किलोग्राम, ठीक है। और गुणित क्या हो जाएगा, केल्विन, ठीक है। गुणा लगाना है, गुणा लगा दो यहाँ पे। तो जूल प्रति किलोग्राम गुणित क्या हो जाएगा, केल्विन। तो ये इसकी इकाई हो जाएगी। या इसको ऐसे भी लिखा जाता है, ठीक है, कई बार इसको ऐसा लिखा जाएगा, जूल प्रति किलोग्राम, ठीक है, जूल प्रति किलोग्राम, प्रति केल्विन, ऐसे भी लिखा जाता है इसको। हमको यहाँ क्या दिख रहा है, जूल बटा किलोग्राम गुणित केल्विन, लेकिन इसको ऐसा भी लिखा जाता है, जूल प्रति किलोग्राम प्रति केल्विन भी इसको लिखा जाता है, ठीक है। तो अब इसका यदि हम देखें वीम में सूत्र क्या होगा,
तो इसका वी में सूत्र क्या हो जाएगा, तो जूल क्या है, ऊर्जा है, ऊर्जा का वी में सूत्र क्या होता है, mL_t-2 mL2T-2, ठीक है। द्रव्यमान का क्या हो जाएगा m, और तापक्रम का टेम्परेचर है ना ये T, तो टेम्परेचर का क्या हो जाएगा थीटा, ठीक है। तो mm क्या हो जाएगा, कैंसल, तो हो जाएगा m0L2T-2 इंटू थीटा माइनस 1, ठीक। तो ये इसका वी में सूत्र यहाँ पे होगा। अब यहाँ पे जो ये विशिष्ट ऊष्मा है, इस विशिष्ट ऊष्मा का जो मान होता है अलग अलग पदार्थ के लिए विशिष्ट ऊष्मा का मान क्या होगा, अलग अलग होगा, ठीक है। तो अलग अलग पदार्थ के लिए विशिष्ट ऊष्मा का मान क्या होगा, अलग अलग रहेगा। तो विशिष्ट ऊष्मा को हम कैसे परिभाषित करेंगे, ठीक है। तो यदि हम मानते हैं, तो यदि हम बोलेंगे कि पदार्थ का जो द्रव्यमान है वो कैसा है, एकांक द्रव्यमान है, यानी कि कितनी वैल्यू का है वो, 1 किलोग्राम का होगा, एकांक द्रव्यमान है। और जो तापक्रम में वृद्धि करनी है वो भी क्या है, इकाई एकांक वृद्धि करनी है, ठीक है। एकांक वृद्धि यानी जैसे डिग्री सेल्सियस आपको करनी है। तो हम बोलेंगे कि यदि किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान के तापक्रम को, है ना, यूनिट मास वॉल्यूम को आपको क्या करना है, एकांक वृद्धि करनी है, किसमें, तापक्रम में, यानी कि उसके टेम्परेचर में पर डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करना है। तो उस समय ऊष्मा की जो मात्रा है वो किसके बराबर होगी, विशिष्ट ऊष्मा के बराबर होगी। तो इसको यहाँ पे लिख सकते हैं कि विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है, तो विशिष्ट ऊष्मा, विशिष्ट ऊष्मा ऊष्मा की वह मात्रा होती है। तो विशिष्ट ऊष्मा हर पदार्थ की अलग अलग है, तो किसी पदार्थ की लिख सकते हो यहाँ पे कि किसी पदार्थ की, किसी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा, ऊष्मा की वह मात्रा है जो उस पदार्थ के एकांक द्रव्यमान में, एकांक द्रव्यमान के लिख देते हैं, एकांक द्रव्यमान के तापक्रम में एकांक, ठीक है, वृद्धि करती है। एकांक डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री सेल्सियस लिख सकते हो, एकांक डिग्री सेल्सियस, एकांक डिग्री सेल्सियस वृद्धि करती है। तो ऊष्मा की वह मात्रा जो किसी भी पदार्थ के, ठीक है, एकांक द्रव्यमान में, किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान में, ठीक है, एकांक डिग्री सेल्सियस की वृद्धि करेगी, तो वो ऊष्मा की मात्रा किसके बराबर होगी, विशिष्ट ऊष्मा के बराबर होगी, ठीक है। तो हर एक पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है, अलग अलग होती है। अब विशिष्ट ऊष्मा से हम, ये तो फिजिकली हम देखें कि फिजिक्स में, भौतिक में हम इस प्रकार से देख रहे हैं, तो विशिष्ट ऊष्मा से होता क्या है, ठीक है। तो यदि किसी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा कम है तो उसको आपको कम ऊष्मा देनी पड़ेगी गर्म करने के लिए, और यदि किसी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा ज्यादा है तो उसको ज्यादा ऊष्मा देनी पड़ेगी गर्म करने के लिए। तो हम बोल सकते हैं कि जिस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा कम होती है वो जल्दी से ठंडा भी हो जाएगा और जल्दी से गर्म हो जाएगा, ठीक है। और जिसे विशिष्ट ऊष्मा ज्यादा होगी वो देरी से गर्म होगा, उसको ज्यादा ऊष्मा की आवश्यकता होगी, देरी से गर्म होगा, और ठंडा भी देरी से होगा, क्योंकि जो ऊष्मा उसने ली है उसको उत्सर्जित करने के बाद ही ठंडा होगा, तो जल्दी से उसको उत्सर्जित नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि विशिष्ट ऊष्मा का मतलब होता क्या है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा कम होने पर, पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा कम होने पर वह जल्दी गर्म और ठंडा होता है। तो जल्दी से गर्म भी हो जाएगा और जल्दी से ठंडा हो जाएगा विशिष्ट ऊष्मा कम होने पर,
विशिष्ट ऊष्मा ज्यादा होने पर इसका क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे कुछ पदार्थों की विशिष्ट ऊष्मा जो है वो आपको यहाँ पे याद रखनी है। ठीक है, कुछ पदार्थों की विशिष्ट ऊष्मा आपको यहाँ पे याद रखनी है, ये एग्जाम में भी आता है क्वेश्चन। ठीक है, तो यदि हम देखेंगे कि यहाँ पे पदार्थ है ये, और ये उनकी क्या है, विशिष्ट ऊष्मा, और ये जो विशिष्ट ऊष्मा है ये किलो जूल पर किलोग्राम पर कैलोरी है। ठीक है, तो ये के जे यानी किलो जूल पर किलोग्राम पर कैलोरी है, के फॉर कैलोरी। इस के का मतलब क्या है, कैलोरी, सॉरी कैल्विन, कैलोरी बोल दिया। इस के का मतलब क्या है, कैल्विन। ठीक है, तो जैसे हमने यहाँ पे देखा था ये जूल किलोग्राम केल्विन था, तो ये किलो जूल किलोग्राम केल्विन। तो यहाँ पे देखेंगे कि जैसे जल है, तो जल का तो एकदम याद रखना है कि जल की विशिष्ट ऊष्मा कितनी होती है, तो जल की विशिष्ट ऊष्मा ज्यादा होती है। ये कितनी होती है, 1.48, सॉरी 4.18। तो ये एकदम याद रखना है, ये तो एकदम याद रखना है कि जल की विशिष्ट ऊष्मा कितनी होती है, 4.18 होगी। ठीक है, इसके अलावा जो बर्फ होता है, बर्फ की विशिष्ट ऊष्मा होती है 2.108। ठीक, इसके अलावा वाष्प जो होती है, इस वाष्प की होती है 1.99, वाष्प की होगी 1.99। ठीक, इसके अलावा वायु की याद रखना है, वायु, वायु की कितनी होती है 1। इसके अलावा हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन गैस है, तो हाइड्रोजन गैस की बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, तो 14.3। तो स्पेसिफिक हीट विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक किसकी है, हाइड्रोजन गैस की है। ठीक है, तो इसलिए हम देखते हैं कि कूलिंग वगैरह के लिए जो बड़े बड़े अल्टरनेटर होते हैं, है ना, उसकी कूलिंग वगैरह के लिए हम किसका यूज करते हैं, वहां पे हाइड्रोजन गैस का यूज करते हैं। तो यहाँ पे कुछ की वैल्यू यहाँ पे वो लिख रहे हैं सीक्वेंस, तो सबसे ज्यादा किसका है, हाइड्रोजन गैस, इसके बाद में है हीलियम गैस, इसके बाद में है जल यानी कि वाटर है, इसके बाद में है बर्फ, बर्फ के बाद में है वाष्प, वाष्प यानी स्टीम। ठीक है, इसके बाद में है आयरन, लोहा, कॉपर, सिल्वर, और फिर है गोल्ड। ठीक है, तो आयरन, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, तो ये आपको याद रखना है, ये सीक्वेंस। ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि ऐसा ऑप्शन दे देगा 4 और बोलेगा इसमें सबसे अधिक विशिष्ट ऊष्मा कितनी है, और जल की कितनी है, तो कई बार आया है एग्जाम में, है ना, रेलवे वगैरह में बहुत बार आया है। तो इस सीक्वेंस को आपको याद रखना है। ठीक, इसके बाद में यहाँ पे देखेंगे कि जो रेखीय प्रसार होता है, रेखीय प्रसार, ठीक है, रेखीय प्रसार गुणांक किसका ज्यादा होता है, ये भी याद रखना है। तो रेखीय प्रसार गुणांक, किस पदार्थ का रेखीय प्रसार गुणांक सबसे अधिक होता है, तो वो है पारा। पारा तरल धातु है, लिक्विड मेटल है, तो इसमें रेखीय प्रसार गुणांक क्या होता है, सबसे अधिक होता है। इसके बाद में होता है सीसा, सीसा यानी क्या होता है, लेड, उसको लेड बोलते हैं। ठीक, इसके बाद में है यहाँ पे मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद में है पीतल, पीतल को क्या बोलते हो, ब्रास, और पीतल के बाद में है चांदी यानी सिल्वर, फिर है तांबा, फिर है यहाँ पे सोना। ठीक है, इसके बाद में है यहाँ पे सोना, और सोना के बाद में है यहाँ पे लोहा, तो है सोना और है लोहा। तो यहाँ पे ये आपको यहाँ पे याद रखना है, इसके बारे में भी ये भी आता है एग्जाम में, है ना, लोको पायलट का एग्जाम दोगे आईटीआई बेस पे, तो इसमें आएगा, क्योंकि लोग के आईटीआई के सिलेबस में ये सब चीजें हैं।
ठीक है। तो रेखीय प्रसार गुणांक जो होता है सबसे अधिक पारे का होता है, फिर लेड का, शीशे का, मैग्नीशियम का, पीतल, चांदी, तांबा, सोना और फिर लोहे का होता है। तो जैसे कि प्रेस वगैरह देखे होगे, है ना, सबके घरों में आजकल ऑटोमेटिक प्रेस होती है। तो जब ऑटोमेटिक प्रेस होती है उसका तापक्रम बढ़ जाता है तो एक आवाज आती है कट, और प्रेस बंद हो जाती है ना। तो उस प्रेस में क्या करते हैं, द्विधात्विक पट्टी का यूज करते हैं। तो यहाँ पे द्विधात्विक पट्टी है, एक ये धातु है, ठीक, और दूसरी ये धातु है। तो दो धात्विक पट्टियों को एक दूसरे के साथ में अच्छे से कंप्रेस कर दिया जाता है, ठीक है। दोनों एक दूसरे से चिपकी हुई हैं यहाँ पे, ठीक। एक यहाँ पे है ये लोहा है, आयरन है, और दूसरा यहाँ पे जो है कॉपर है, तांबा है, ठीक। अब यदि टेम्परेचर बढ़ता है तो दोनों में ही क्या होगा, रेखीय प्रसार होगा, दोनों की लंबाई में वृद्धि होगी। किसकी लंबाई में ज्यादा वृद्धि होगी, जिसका प्रसार गुणांक ज्यादा है। तो तांबे का प्रसार गुणांक कॉपर का लोहे से ज्यादा है, तो लोहे का कॉपर की लंबाई क्या होगी, ज्यादा बढ़ेगी, लेकिन दोनों तो एक दूसरे से चिपके हुए हैं। इसकी लंबाई बढ़ेगी, इसकी देरी से बढ़ेगी, तो क्या होगा, ये ऐसा मुड़ जाएगा, ठीक है। तो लोहा ऐसा मुड़ जाएगा, तो लोहा ऐसा मुड़ेगा, तो इसके कहने का मतलब है कि ये जो बाई मेटल स्ट्रिप है, द्विधात्विक पट्टी है, वो इस प्रकार से आ जाएगी, ठीक। तो पूछेगा कि जो लोहा है वो किस दिशा में मुड़ता है, तो वो कैसे मुड़ा है, ऐसे। तो इसको क्या बोलेंगे हम कि ये क्या हो गया है, अवतल। कैसा हो गया, ये अवतल हो गया। तो लोहा जो है वो अवतल दिशा में मुड़ जाता है। यदि वो बाहर निकलता है ऐसे तो क्या बोलते हैं, उत्तल बोलते हैं, ठीक है। अवतल का मतलब क्या होता है, कॉनकेव, ठीक है। तो कॉनकेव डायरेक्शन में अवतल की तरफ क्या होता है, वो मुड़ जाता है। आई बात समझ में। तो ये भी क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं, ठीक। तो जैसे हम देखेंगे कि सिकाई वगैरह के लिए हॉट वाटर बॉटल होती है ना, वाटर बॉटल देखिए किसकी बनी होती है, वो रबर वगैरह की, और उसके अंदर में गर्म पानी डाल के सिकाई वगैरह करते हैं, जिसको दर्द होता है हड्डी वगैरह में, कमर वगैरह में, ठीक है। तो उसमें पानी ही क्यों डालते हैं, क्योंकि पानी की जो विशिष्ट ऊष्मा है वो क्या है, अधिक है। तो पानी की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होने के कारण वो जल्दी से ठंडा नहीं होगा। पानी की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होने के कारण वो जल्दी से ठंडा नहीं होगा, क्योंकि जिसकी विशिष्ट ऊष्मा ज्यादा है वो जल्दी ठंडा नहीं होता है, ठीक है। तो समझ में आया। तो पानी ही क्यों यूज करते हैं वाटर बॉटल में, हॉट वाटर बॉटल में या सिकाई वाली बॉटल में पानी का ही यूज क्यों करते हैं, क्योंकि उसकी विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है, अधिक होती है। तो ये सब चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी है कि क्वेश्चन पूछेगा कि सिकाई वाली बॉटल में गर्म पानी क्यों भरते हैं, गर्म पानी ही क्यों भरते हैं। तो आपका आंसर होना चाहिए पानी की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है। तो पानी की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है इसलिए उसको भरते हैं, क्योंकि वो ज्यादा समय तक क्या रहेगा, वहां पे गर्म रहेगा, ठीक है। एक कैलोरी की ऊष्मा किसको बोलते हैं, कैलोरी मैंने लिखवाया है आपको, एक कैलोरी की ऊष्मा किसको बोलते हैं, ठीक है। तो आपको ऑप्शन देगा जो ताप में 1 डिग्री सेल्सियस वृद्धि करती है, ऑप्शन देगा जो ताप में 14.5 से 15.5 डिग्री सेल्सियस वृद्धि करती है। किसको टिक करेंगे, तो मैंने बताया था कि 14.4 से 15.5 डिग्री सेल्सियस जो वृद्धि करता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं वहां पे, एक कैलोरी बोलते हैं। तो एक कैलोरी की ऊष्मा किसको बोलेंगे, जो जल के ताप में, ठीक है,
14.5 से 15.5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि करेगा, यानी 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि करेगा। तो 1 डिग्री सेल्सियस डायरेक्ट नहीं लेना है ना, यही तापक्रम चुना गया है क्योंकि जल में विलक्षणता होती है ना। इसके बाद में स्थिर स्थिर आयतन गैस तापमापी, जो स्थिर आयतन गैस तापमापी है इसका यूज करते हैं। इसका यूज कहां पे करते हैं? तो वातावरण के तापक्रम को मापने के लिए, ठीक है। तो वातावरण के तापक्रम को मापने के लिए इसका यूज करते हैं। तो याद रखिएगा, स्थिर आयतन गैस तापमापी है। गैस तापमापी दो प्रकार के होते हैं, स्थिर आयतन, स्थिर दाब। तो स्थिर आयतन गैस तापमापी का यूज काय के लिए करते हैं? तो वातावरण के ताप को मापने के लिए, ठीक है। इसका यूज यहां पे करेंगे, ठीक है। तो आज इतना देख लीजिए, बाकी फिर कल देखते हैं नेक्स्ट क्लास में।